हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड सीआईडी एग्जाम की तैयारी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपर 8 पर। पेपर 8 में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स, यानी कि कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। यानी कि हो सकता है हमारे 5 नंबर में या लिखने के लिए 1 नंबर में आ जाए, या ऑब्जेक्टिव टाइप किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ली जाए तो आप किस तरीके से उसका सही सिलेक्शन करेंगे, सही विकल्प का चयन करेंगे, या किस तरीके से सही लिखेंगे, हिंदी में लिखना चाहेंगे, इंग्लिश में लिखना चाहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पेपर 8 से जो मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स है आपके एग्जाम के लिए, कौन कौन सी ऐसी फुल फॉर्म्स है जिसे लगता है कि हाँ 99% चांसेस है कि ये फुल फॉर्म यहाँ से आ जाएगी या पूछी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म की, तो पेपर 8 जो है एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज, तो उसमें अगर हम बात करें उसमें एडीएसडी, ऑटिज्म और सीपी, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर फुल फॉर्म्स आती है तो इन्हीं तीनों टॉपिक से रिलेटेड आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम बात करें एडीएसडी हो गया, एएसडी हो गया, एडीडी, एचएडी, पैक, सीपी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एमएस, एमडी, एसटीटी, एबीसी, पीटी, एसटी, टीएलओ, सीसीएफ, ओटी और एवीएस। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स है जो आ सकती हैं। ठीक है, या 99% इन फुल फॉर्म्स के आने के चांसेस रहेंगे एग्जाम में। ठीक, चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जो फुल फॉर्म्स है। तो एक कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि आप नोट करते रहिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। कभी कभी क्या होता है ना कि हिंदी में आती है तो समझ नहीं आता है इंग्लिश में कैसे थी, ये इंग्लिश में याद की थी, या हिंदी में उन्होंने विकल्प दे दिया चुनने को, इंग्लिश में नहीं आया, या लिखने के लिए आ गई ना हिंदी में समझ में आ रही है, स्पेलिंग गलत ना हो जाए, हिंदी में हम उसका ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे कि कैसे करेंगे, कैसे हिंदी में लिखेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है आप रोमन में कर दीजिए उस चीज को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एडीएसडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एडीएसडी का एक्सप्लेन है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, पूरा इंग्लिश में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। हाइपर एक्टिविटी याद रखना, हाइपर एक्टिव जिसमें होगा उसे मत चयन करना, ना चूज करना उस ऑप्शन को। हाइपर एक्टिविटी जिसमें हो उसी को सही सिलेक्शन करना, आपको उसी को चूज करना है, उस ऑप्शन का आपने चयन करना है। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में हो जाएगा आपका ये ध्यान का अभाव, ध्यान का अभाव और अति चंचलता, अति चंचलता संबंधी विकार। ठीक है, हिंदी में आएगा आपका। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं या हिंदी में दिए हुए ऑप्शन का चयन करना चाहते हैं आप, तो ध्यान का अभाव और अति चंचलता संबंधी विकार, या संबंधी ना लिखा होगा तो अति चंचलता विकार इतना लिखा होगा। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश में इसको करेंगे तो इंग्लिश में ध्यान रखेंगे हाइपर एक्टिविटी जिसमें हो उसका हमने सही सिलेक्ट करना है उस ऑप्शन को। और दूसरा, अगर आप रोमन में लिखना चाहेंगे तब आप रोमन में अटेंशन लिखेंगे डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सेम ऐसा ही उतार देना है, हिंदी में कर देना है, इसको रोमन में लिख देना है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एएसडी का जो एक्सप्लेन है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब इसका अगर हिंदी में हम करेंगे तो हिंदी में इसका अगर आएगा आपको देखने को मिलेगा विकल्प में विकासात्मक समूह विकार, विकासात्मक समूह विकार आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। अगर लिखने को आ जाए एएसडी का विस्तार हिंदी में अगर आप लिखना चाह रहे हैं इंग्लिश में एक स्पेलिंग की वजह से, ठीक है, आपका पूरा 1 नंबर कट जाएगा। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो विकासात्मक समूह विकार लिख दीजिए इसको। ठीक है, और अगर आप रोमन में कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, यानी कि ऐसे लिखेंगे आप उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो डिसऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करके आ सकते हैं रोमन में, क्योंकि अगर हिंदी में समझ नहीं आ रहा है हिंदी में ट्रांसलेट क्या करें,
और इंग्लिश में कर रहे हैं तो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, तो आप रोमन में कर दीजिए, जो लिखा हुआ है वैसा ही लिख दीजिए, ठीक है। नंबर नहीं कटता है, ना हिंदी में लिखने से, ना इंग्लिश में लिखने के, ना रोमन में लिखने से, नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। फिर देखिए ADD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। देखिए दोस्तों, ये सभी ऑटिज्म से रिलेटेड कंडीशंस हैं, लेकिन सब अपने आप में अलग अलग है, सबके कॉजेज अलग है, सबके सिम्टम्स भी अलग हैं, ठीक है। देखा जाए तो ADHD अलग है, ASD अलग है, ADD भी अलग है। ADHD आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी दोनों है उसमें, ASD में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम यानी कि बहुत सारे विकारों का एक समूह है ये, और ADD अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, इसमें केवल क्या है, ध्यान का अभाव विकार है ये। हिंदी में अगर आएगा तो आप लिख सकते हैं ध्यान का अभाव विकार, ध्यान का अभाव विकार, ठीक। ADD अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, केवल इस कंडीशन में बच्चे के अंदर ध्यान का अभाव विकार होगा, यानी कि वह क्या करेगा, आपको कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है, रिएक्ट नहीं करेगा, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगा, किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जब उसके ध्यान में अभाव यानी कि ध्यान में कमी होती है, टेंशन उसका डेफिसिट रहता है। और अगर बात करें इस बच्चे में अति चंचलता हाइपर एक्टिविटी जैसी कोई भी एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद आ गया HAD। अब इसमें क्या है दोस्तों, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें क्या है, ध्यान का अभाव नहीं है, यानी कि इन बच्चों का आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा होता है, जो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होती है, जिनमें हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है या हाइपर एक्टिव होती है, अगर उनको AD ना हो तो, अटेंशन डेफिसिट ना हो, केवल HAD यानी कि हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेन हो गया आपका हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, और इसका अगर हिंदी में इसको हम करते हैं तो अति चंचलता विकार, केवल अति चंचलता विकार। तो ये तीनों का, चारों का मतलब चारों हमारे ऑटिज्म से रिलेटेड है, पूरी यूनिट ही हमारी पेपर 8 में ऑटिज्म का है, ठीक है। तो ADHD और ये सारे आपको अगर कहीं भी आ जाता है तो इस चीज का ध्यान रखना है, मैचिंग्स में भी इसके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। आपको दे रखा है मैचिंग HAD हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, और आपने लगा दिया ADD पे उसका मैच कर दिया उसको, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए मैंने ये फुल फॉर्म्स एक साथ कराई है ताकि आप इनके डिफरेंस देख सको। मैंने बहुत अच्छे से आपको ये समझा दिया है, जब भी मैंने ADHD या HAD के बारे में बताया है हमेशा इसका डिफरेंस बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, PECS, PECS, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। इसका हम यूज ऑटिस्टिक या ऑटिज्म सभी बच्चों के लिए करते हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो जिनमें बिहेवियर प्रॉब्लम पाई जाती है, समस्यात्मक व्यवहार पाए जाते हैं, उन बच्चों के साथ हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर हिंदी इसका मिलेगा आपको देखने को तो होगा चित्र विनिमय संचार प्रणाली, इस तरीके से देखने को मिलेगा हिंदी में। विनिमय की जगह विनियम भी मिल जाएगा आपको देखने के लिए, ठीक है। हेर फेर भी मिल जाएगा, चित्र हेर फेर करके, या चित्र बदलाव भी शब्द देखने को मिल जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा शब्द ये अगर आप हिंदी में इसको लिख के आना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा रोमन में करना है तो आप इस तरीके से लिख दीजिए, जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया था ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, ठीक है। तो हिंदी में आप पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम लिख के आ जाइए अगर उसमें आ रहा है PECS का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए CP, बहुत इजी, सेरेब्रल पालेसी। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना दोस्तों कि इसके दो इसके हिंदी के जो शब्द है, प्रामस्तिक पश्चाघात और प्रामस्तिष्क अंगाघात, इन दो के अलावा तीसरा कोई शब्द मिले आपको चयन करने के लिए, मिलान करने के लिए, तो गलत करके मत आना। इसीलिए मैंने ये फुल फॉर्म कराई है, वैसे बहुत ही ज्यादा इजी है, कॉमन है, ये कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने ये चीज बतानी थी कि इसमें अगर हिंदी में आपको मिलान करने के लिए देखने को मिलता है या आ सकता है आपको ऑप्शन में आ जाए, तो केवल दो ऑप्शन पे हमने करना है, CP यानी कि सेरेब्रल पालेसी, प्रामस्तिष्कीय पश्चाघात, ठीक है। और कभी कभी पश्चाघात के अलावा हमें अंगाघात भी मिलता है देखने को, अंगाघात, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी देखिए आप उस पर ऑप्शन लगाकर नहीं आएंगे, या
जगह पर इन दो शब्दों को आप देख लेना, ठीक। नेक्स्ट है देखिए एमएस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी कि मांसपेशीय क्षरण, हिंदी में हो जाएगा इसका मांसपेशीय क्षरण, एक प्रकार की शारीरिक दिव्यांगता है ये, मांसपेशीय क्षरण है ये, क्षरण, ठीक है, मांसपेशीय क्षरण, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। यहाँ पर एमएस की अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर दूसरा एक आएगा एमएस का तो मल्टी सेंसरी आ सकता है, बहुसंवेदना है या बहुसंवेदी है, ठीक है। मल्टी सेंसरी, एमएस से मल्टी सेंसरी भी होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर मैचिंग में या ऑप्शन में आपको एमएस का मल्टी सेंसरी मिल रहा है तो ये मत बोलना कि मैडम ने मांसपेशीय क्षरण कराया है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी कराया है उसका, ठीक है। एमएस इसका मल्टी सेंसरी ही होगा, यहाँ पर गलत हो गया ये, वही मैं कहूं कि इसमें ऐसा क्यों हो गया, मल्टी सेंसरी, मल्टी सेंसरी यानी कि बहु संवेदीय, ठीक है, मल्टी सेंसरी, मल्टी सेंसरी, ठीक है, बहु संवेदीय। अगर यहाँ पर मल्टी सेंसरी लर्निंग MSL भी आ सकता है, ठीक है, इसके साथ साथ अगर आएगा तो MSL, मल्टी सेंसरी लर्निंग, ठीक है, क्योंकि हम जब भी ऑटिस्टिक बच्चों को टीचिंग कराते हैं तो हमारी टीचिंग एक इस तरीके से आधारित या चयनित होती है जिसमें मल्टी सेंसरी लर्निंग हो, यानी कि बहुसंवेदीय रूप से बच्चे क्या कर सकें, उसको सीख सकें, ठीक है, मल्टी सेंसरी यानी कि सभी संवेदनाओं के सहयोग से सीख सकें। वीकेटी है ना, विजुअल ऑडिटरी किनेस्थेटिक टैक्टाइल, ये भी एक हमारी फुल फॉर्म है, लेकिन ये पेपर 11 के लिए है, VKT, विजुअल ऑडिटरी किनेस्थेटिक टैक्टाइल, है ना। तो ये इसी का उपयोग होता है इसमें, मल्टी सेंसरी में बच्चे देखकर भी, सुनकर भी और गामक रूप से भी क्या करते हैं, बच्चे बहु संवेदनाओं को एक साथ करके उससे सीखते हैं। तो MSL, ठीक है, मल्टी सेंसरी लर्निंग, लेकिन MS भी आ सकता है तो केवल मल्टी सेंसरी हो जाएगा आप, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को आप ध्यान रखना, नोट कर लो, इससे रिलेटेड आपको एक ना एक फुल फॉर्म देखने को मिल सकती है इस पेपर में, ठीक है। BKT तो नहीं आएगी, BAKT नहीं आएगी इसमें, लेकिन ये MSL और MS दोनों में से एक आ सकती है। नेक्स्ट देखिए MD, मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि बहु विकलांगताएं, बहु अब ये मैंने आपको MD बहुत ज्यादा इजी है ना, लेकिन इसलिए कराया है, अब आप ध्यान रखना कि बहु विकलांगता जहां सिद्ध हो तो अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप बहु विकलांगता का चयन करके नहीं आएंगे, जहां पर बहु दिव्यांगताएं लिखा हो, क्योंकि इसका नाम बदल गया है। अब बहु विकलांगता शब्द बहुत ज्यादा सी टाइप का लगता है, उसको यूज नहीं करेंगे आप, जहां बहु दिव्यांगताएं लिखा हो उसको आप सही चयन करके आना। इसलिए मैंने आपको बताया अगर हिंदी में लिखने को आ जाए इसका विस्तार लिखिए या कोई भी ऑप्शन में आपको चयन करने के लिए आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो आप इस तरीके से जहां बहु दिव्यांगताएं लिखा हो उसको चयन करना, ठीक है। फिर देखिए STT, मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है ये पेपर 8 के लिए, स्ट्रक्चर्ड टीचिंग टेक्निक्स, यानी कि संरचनात्मक शिक्षण तकनीक, संरचनात्मक शिक्षण तकनीक, संरचनात्मक शिक्षण तकनीक, स्ट्रक्चर टीचिंग टेक्निक, जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए हम टीचिंग के लिए कैसे अपना टेक्निक यूज करते हैं, क्लास किस तरीके से मैंने जो हमारा संरचनात्मक शिक्षण तकनीकें होती हैं उसमें, ठीक है, यानी कि पहले से ही उसको किसी भी शिक्षण को या पाठ्य योजना को संरचना रूप से हमने कर रखा होता है प्लान, और जिसमें हम शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए ABC, व्यवहार को परिमार्जन करने के लिए जिस मॉडल का हम उपयोग करते हैं, ABC, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा आपका, पूर्ववत घटना व्यवहार परिणाम, ठीक है,
एंटीसीडेंट ये मॉडल है आपका। अगर 2 नंबर में भी पूछा जाए कि एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस क्या है, एबीसी मॉडल क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, तो ये व्यवहार परिमार्जन करने का सबसे अच्छा मॉडल है। इसके द्वारा पूर्ववत घटनाओं का और घटित व्यवहार का और उसके परिणाम का ज्ञात किया जाता है या परिणाम की पहचान की जाती है। ठीक है, यह हम कह सकते हैं कि एबीसी मॉडल के द्वारा हम समस्यात्मक व्यवहार होने की पूर्व घटना से लेकर घटित व्यवहार और उसके परिणाम के निश्चय पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो एबीसी, ठीक है, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, पूर्ववत घटना व्यवहार परिणाम। और ये ऑटिस्टिक बच्चे या बिहेवियर मॉडिफिकेशन जिनका हम करते हैं तो एबीसी मॉडल के द्वारा बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। ठीक है, और उनका मैनेज कैसे करें तो इसके इस मॉडल के द्वारा हम कर सकते हैं। अगर इसको आपको डिटेल में जानना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन यानी कि पेपर 5 में आपको इसको डिटेल पूरा देखने को मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पीटी बहुत इजी है, फिजियोथेरेपी, भौतिक चिकित्सा, नेक्स्ट देखिए एसटी, स्पीच थेरेपी यानी कि भाषा चिकित्सा, भाषा चिकित्सा। क्या होता है ना, जब एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो जो बहुत बड़ी बड़ी लेंथी जिसमें दिया रखा होता है, ठीक है, कि हमने वो फुल फॉर्म याद करनी है, छोटी छोटी नहीं आएंगी। लेकिन बेसिकली क्या देखा जाता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा बड़ी फुल फॉर्म नहीं पूछते हैं, वे छोटी छोटी बेसिक ही पूछते हैं। लेकिन वे पूछेंगे जो इंपोर्टेंट होंगी, ज्यादातर आप यूज करने के लिए यूज करेंगे, आप टीचिंग के टाइम में ज्यादा यूज करेंगे, प्रैक्टिकल के टाइम में ज्यादा यूज करेंगे, उनसे रिलेटेड फुल फॉर्म आपके एग्जाम में ज्यादा आएंगी। ठीक है, TOL, शायद ही आपने ये TOL आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैंने आपको टीचिंग के बारे में बताया, ऑटिस्टिक बच्चों की टीचिंग के लिए बोला होगा तो मैंने जरूर आपको ये कराया होगा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, सीखने का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मोस्ट इंपोर्टेंट है ये इस पेपर के लिए। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, TOL नोट कर लीजिए आप, TOL ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सबसे ज्यादा बच्चे सीखते हैं इस तरीके से, सीखने का स्थानांतरण, हिंदी में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आ गया CCF। अब CCF पेपर 8 में कहां से रिलेटेड है, CCF आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, यानी कि आपका हाइड्रोसेफेलस से सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बढ़ने लगता है और अधिक मात्रा में जब बढ़ जाता है, एकत्रित होता जाता है, तो हमारे मस्तिष्क का आकार जो होता है बड़ा हो जाता है, जिसके कारण जो द्रव्य उसमें है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जब भर जाता है और सिर का आकार बड़ा हो जाता है, और इसके कारण बच्चा बौद्धिक असक्षम हो जाता है, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल का अगर मैं बात करूं एक नैदानिक प्रकार है उसका। ठीक है, तो CCF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मस्तिष्क मेरु द्रव्य। ठीक है, CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसको आप ध्यान रखना, CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक, नेक्स्ट देखिए OT, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, व्यवसाय चिकित्सा। ठीक, नेक्स्ट आ गया आपका ABS। एबीएस आपने कहीं पढ़ा है, एबीएस ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। एबीएस के बारे में अगर ऑटिस्टिक बच्चे एडीएचडी की बात करें, ठीक है, हाई फंक्शनिंग बच्चों की बात करें, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर की, तो दोस्तों एडेप्टिव बिहेवियर स्किल्स यानी कि अनुकूल, आपका हिंदी हो जाएगा ये अनुकूली व्यवहार कौशल।
जब हम बच्चों का एडीएचडी वाले बच्चों का ऑटिस्टिक बच्चों का हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं, उनके प्रॉब्लम बिहेवियर का मैनेजमेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके व्यवहार का अडेप्टिव बिहेवियर स्किल उनमें डेवलप करते हैं, अनुकूली व्यवहार कौशलों का विकास करते हैं। इसके लिए हम उनका बिहेवियर मैनेजमेंट करते हैं। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। अब इसमें से मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, एक तो पैक्स हो गई आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें से, ठीक है, और एडीडी आ सकती है, एएसडी पूछ सकते हैं लेकिन लगता नहीं है, और एमएस मल्टी सेंसरी एमएसएल दोनों में से एक मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, पेपर 8 के लिए। एसटीटी स्ट्रक्चर टीचिंग टेक्निक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। एबीसी नहीं पूछेंगे जहां तक है, लेकिन हो सकता है पूछ लें। टीओएल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला सीखने का स्थानांतरण, ठीक है। उसके बाद CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये आपका 100% तो नहीं कह सकती लेकिन 99% बहुत है, क्योंकि मैंने अब से पुराने पेपर जो देखे हैं, 2 साल पुराने पेपर अगर मैंने देखे हैं, 1-1.5 साल पुराने, तो उसमें क्या है दोस्तों, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पूछा ही गया है आपका, ठीक है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार भी आ जाए, ठीक है। और ओटी तो आपको पता है बहुत ही बेसिक है, लेकिन आ सकता है, लिखने को पूछ सकता है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। एबीएस भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। तो पेपर 8 से रिलेटेड कौन कौन सी फुल फॉर्म आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थी आज करा दी गई है। बाकी पेपर 9 में भी जल्दी बात करने वाले हैं। तो पेपर 8 से रिलेटेड जितनी थी, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।